बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकीज़ा कहानियों के चैनल में आप सबको खुश आमदीद। एक नई कहानी आपके लिए लेकर आई हूँ, यकीनन आपको पसंद आएगी। और अगर कहानी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आए कहानी की तरफ चलते हैं। 14 फरवरी 2012 बरोज़ मंगल। आज 14 फरवरी है, मोहब्बत करने वालों के लिए मिलने का दिन। मगर आज से 10 साल पहले वो मुझसे आज के ही दिन बिछड़ी थी। वो जो आज भी मेरी ज़ात का एक अहम हिस्सा है, मैं अपनी तमाम तर शिद्दतों के बावजूद भी इसे रोक ना सका। कोई फार्मूला मेरे पास ऐसा ना था, ना ही कोई मेरे पास ऐसी थ्योरी थी जो इस जुदाई का तोड़ कर सके। वो कहाँ है, कैसी है भी या नहीं, मुझे कुछ खबर ना थी। मगर वो मेरे दियारे दिल में रोज़े अव्वल की तरह आज भी बराजमान है और हमेशा रहेगी। मोहित रज़ा ने ग्रे कलर की खूबसूरत सी डायरी को बहुत प्यार से देखा और लिखे हुए पैराग्राफ पर दिन तारीख दर्ज की और इसे बंद कर दिया। गुज़श्ता 10 सालों से ये डायरी इनकी मोहब्बतों की अमीन थी। वो हर साल 14 फरवरी को इसमें कुछ ना कुछ लिखते और फिर अगले साल तक संभाल कर रख देते थे। मेरा बेटा, सुना है तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया है। दादी इसके कमरे में दाखिल हुए तो वो घुटनों में सर रखे बैठी थी। गुलाबी आंखें रोते रहने की चुगली खा रही थीं। ये क्या जिद है बेटा? तुम्हें पता है कि तुम जो जिद कर रही हो वो हमारी रवायात के खिलाफ है, और सरदार होने के नाते कबीले की रवायात की पासदारी अगर हम नहीं करेंगे तो लोग हमारी बात किस तरह मानेंगे? हैदर अफंदी ने अपनी प्यारी सी बेटी को समझाने की कोशिश की। दादी प्लीज़ आप मुझे एडमिशन लेने की इजाज़त दे दें। मैं आपके एतबार और इज़्ज़त पर कभी कोई हुर्फ नहीं आने दूंगी। दादी मुझे आला तालीम का बहुत शौक़ है। पता है, जब शावार लाला बाहर पढ़ने गए तो सबसे ज़्यादा खुशी मुझे हुई थी। जब लड़के तो क्या, लड़कियां क्यों नहीं? दादी, मीरब ने हैदर अफंदी का छुरियों से भरा हाथ थाम लिया। वो इस महाज पर हर सूरत जीतना चाहती थी। मगर बेटा, हमारे यहाँ आज तक किसी लड़की ने मखलूत तालीम हासिल नहीं की, और फिर ये शेर ज़मान को ये बात अच्छी लगे या नहीं, हम अब तुम्हारे फैसलों को इनकी मुशावरत के बगैर नहीं कर सकते। हैदर खान अफंदी ने लहजे को मजबूत बनाते हुए कहा, वरना अंदर ही अंदर तो वो बेटी के सुबह से भूखा रहने से ही काफ़ी तकलीफ में थे। दादी बस आप इजाज़त दे दें, मुझे किसी और से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और फिर मुझे पता है कि आपके फैसले के आगे कोई कुछ नहीं कहता। मीरब ने सफ़ेद शलवार कमीज़ और स्याह बास्केट में मलबूस अपने ग्रेसफुल से दादी को देखकर मान से कहा, तुम मानोगी नहीं, तुम्हारी माँ भी सही कहती है। जिद करने और अपनी बात मनवाने में तुम बिल्कुल मुझ पर गई हो। अच्छा जाओ, तैयार हो जाओ, मैं खुद तुम्हारा एडमिशन करवा कर आऊँगा। मगर जैसे ही तुम्हारी तालीम मुकम्मल होगी तो हम तुम्हारी शादी शेर ज़ुबान से कर देंगे, और अब जल्दी से आकर खाना खाओ। तुम्हारी माँ बेचैनी से तुम्हारा इंतज़ार कर रही है। उन्होंने भी सुबह से कुछ नहीं खाया। हुर्रे दादी, यू आर सो स्वीट। वो यकदम इनके गले लग गई। खुशी से इसका गुलाबी चेहरा दमक उठा था। इसकी आंखों की चमक में कई गुना इजाफा हो गया था। इनकी बेटी शुरू से ही बहुत ज़हीन थी, और फिर इसकी ऐसी कौन सी ख्वाहिश थी जो हैदर अफंदी ने पूरी ना की हो। 1 फरवरी 2001 हफ्ता। सुना था मोहब्बत धीरे से चुपके से कतरा कतरा मन के अंदर उन्स की पायल पहनकर उतरती है तो यक लख्त अंदर की सारी कायनात बदल जाती है। मगर मेरा तजर्बा इससे बिल्कुल बरक्स था। कभी कभी मोहब्बत तूफान की तरह आती है और अपने साथ हर शय को खसो खाशाक की तरह इश्क व जुनून की आंधी में उड़ा कर ले जाती है। मेरे साथ भी मोहब्बत ने कुछ ऐसा ही जहाना रवैया रवा रखा था। मोहित रज़ा, जिसने महज चंद घंटे पहले इसे देखा था, मगर रात के इस पहर मुझे लगता था कि वो अनजान लड़की मेरी रग रग में लहू बनकर दौड़ रही है। सफ़ेद स्कार्फ के हाले में अनारी चेहरा, झुकी पलकें, शर्मीली मुस्कान। इसके बारे में सोचते सोचते कब नींद से भरे बादल इसके बेचैन मन पर बरसने और आंखों में ख्वाबों की नन्ही नन्ही कोंपलें फूट पड़ी। नई सुबह बड़ी रोशन और चमकीली थी। गुनगुनाते हुए बालों में हेयर ब्रश फेरते हुए, परफ्यूम लगाते, नाश्ता करते, मोहित रज़ा की मुस्कुराहट बहुत गहरी थी। रात ही रात में मोहब्बत इसके गिर्द एक मजबूत हसार बना चुकी थी। वो खुद को किसी और ही दुनिया का बासी समझ रहा था। क्या बात है छोटे भाई, आज क्या कोई ख़ास दिन है? बाबा के टेबल से उठते ही मोहिब ने चाय का आखिरी घूंट पीते हुए पूछा। बस भाई, ऐसा ही समझ लें, और इसे ख़ास बनाने में ज़रिश भाभी के पास जा रहा हूँ।
کیونکہ خوشی کے تانے بانے ان کے گرد سے ہی ملتے ہیں۔ شام کو ساری تفصیلات بتاؤں گا۔ سی یو سون۔ وہ مسکراتا گنگناتا گاڑی کی چابی اٹھائے باہر نکل گیا اور محب نے اپنے چھوٹے بھائی کی دائمی خوشیوں کے لیے دل ہی دل میں دعا کی اور پورچ کی راہ لی۔ پاپا آفس جانے کے لیے اس کا انتظار کر رہے تھے۔ زاہد رضا کا شمار ملک کے مایا ناز بزنس میں ہوتا تھا۔ آمنہ زاہد سے ان کی شادی ان کی رضامندی سے ہوئی تھی۔ ان کے دو ہی بیٹے تھے، محب رضا اور معید رضا۔ دونوں حسن اور ذہانت میں ماں باپ دونوں کا پرتو تھے۔ بڑا بیٹا محب کچھ سنجیدہ مزاج اور ذمہ دار تھا۔ MBA کرنے کے بعد باپ کے ساتھ ہی بزنس کی دیکھ بھال کر رہا تھا۔ پچھلے سال اس کا نکاح زاہد صاحب کے دوست کی بیٹی زرش سے ہوا تھا جو معید کے ساتھ یونیورسٹی میں پڑھتی تھی۔ اس رشتے میں بھی دونوں بچوں کی مرضی شامل تھی۔ ماں باپ کا زیادہ لاڈلا بیٹا زندگی کے ایک ایک پل سے خوشی کشید کرنے والا زندہ دل معید رضا تھا جو پچھلے دنوں ہی پاکستان ٹور سے لوٹا تھا۔ السلام علیکم بھابھی جی۔ زرش نے پلٹ کر دیکھا، سامنے اس کا ہینڈسم اور شوخ و شریر سا دیور کھڑا تھا۔ ارے معید، تم آج اس طرح کیسے؟ خیر تو ہے؟ خلاف توقع تمہارے بھائی نے کوئی چٹھی تو نہیں بھیج دی؟ زرش نے حیران ہو کر اس کی آمد کے بارے میں پوچھا۔ ارے ایسے آپ کے نصیب کہاں کہ وہ 2 اور 2 4 کرنے والا بندہ محبت میں آہیں بھرے، خوشبو میں بسے خط لکھے۔ ہائے ہائے، کبھی افسوس ہوتا ہے آپ کی قسمت پر، اتنی پیاری لڑکی اور اتنا بور آدمی۔ اب ایسا بھی نہیں ہے، تمہارے بھیا نے پچھلے مہینے میرے برتھ ڈے پر اتنا پیارا تحفہ دیا تھا اور ڈنر پر بھی لے کر گئے تھے، اور وہ تبھی کہا تھا۔ زرش نے شرما کر کہا۔ وہ کیا؟ معید نے اشتیاق سے پوچھا۔ ارے وہی جو ایک لڑکا اس موقع پر ایک لڑکی سے کہتا ہے آئی لو یو۔ معید نے حیران ہو کر پوچھا۔ نہیں، ہیپی برتھ ڈے ٹو یو۔ زرش بھی ایک نمبر کی چالاک تھی، اسے اپنے نٹکھٹ دیور کو ٹریٹ کرنا اچھی طرح آتا تھا۔ او ہو، بھیا نامے میں آپ نے مجھے بھلا ہی دیا کہ صبح صبح میں نے آپ کے حضور حاضری کیوں دی ہے۔ وہ دراصل کل آپ کے ڈپارٹمنٹ کے باہر ایک افسرہ کو دیکھا تھا، اسی کے بارے میں تھوڑی سی معلومات درکار ہے، باقی تفصیلات میں ملاقات کر کے خود حاصل کر لوں گا۔ میں نے پہلے اسے یہاں نہیں دیکھا، لگتا ہے نیو کمر ہے۔ اوہ نو، تم میرب خانہ فندی کی بات کر رہے ہو؟ پچھلے ہفتے ہی ایڈمیشن ہوا ہے، وہ الگ ٹائپ کی لڑکی ہے اور پھر پٹھان بھی۔ میرا نہیں خیال کہ دیور جی آپ کی دال یہاں گل جائے گی۔ زرش نے اسے تفصیلات دینے کے ساتھ ساتھ تنبیہ بھی کی۔ ارے بھابھی جان، ایسی کون سی دال ہے جو معید رضا سے نہ گلے، اور پھر مجھے وہ پسند بھی اسی لیے آئی ہے کہ وہ وکھری ٹائپ کی لڑکی ہے۔ قسم سے کل سے ابھی تک ایک لمحے کے لیے اس کا خیال دل و دماغ سے نہیں کیا۔ آئی ایم ویری سیریس، آپ میری کسی طرح اس سے میٹنگ کروا دیں، پھر دیکھیے اپنے دیور کے کمال، اس نے جھالر جھاڑتے ہوئے کہا۔ اچھا پھر کچھ کرتے ہیں، کیا یاد کرو گے؟ ابھی تو تم جاؤ، ابھی میری کلاس کا ٹائم ہونے والا ہے۔ زرش سے بات کر کے معید پلٹا تو دل دھڑکنا بھول گیا۔ وہ سامنے سے آ رہی تھی، سیاہ اسکارف میں قید، سرخ و سفید چہرہ، چھکی چھکی پلکیں۔ وہ اس کے دل میں اٹھنے والی ہلچل سے بے خبر اس کے قریب سے گزر کر اندر کلاس روم میں چلی گئی۔ معید کو لگا سارا منظر یکدم خالی خالی ہو گیا ہے۔ وہ خود اپنی اس کیفیت پر حیران تھا، آج تک اس کے ساتھ ایسا نہیں ہوا تھا۔ اس کی شاندار پرسنالٹی کے سبب صنف نازک ہمیشہ اس کی طرف مائل رہی، مگر اس نے کبھی کسی کی طرف قدم نہیں بڑھائے تھے۔ وہ اپنی موج مستی میں رہنے والا بندہ تھا، لیکن اب لگتا تھا کہ محبت کی بساط پر اسے بڑی گہری مات ہونے والی تھی۔ میرب یونیورسٹی آ کر بہت خوش تھی۔ اعلیٰ تعلیم کا برسوں سے دیکھا اس کا خواب پورا ہو رہا تھا۔ وہ اپنے قبیلے کی پہلی لڑکی تھی جو کسی ادارے میں مخلوط تعلیم حاصل کر رہی تھی، اور یہ سب اس کے داجی کی محبت اور اس کی ذات پر اعتماد تھا۔ کل ہی داجی اس سے ملنے آئے تھے۔ ماں نے اس کے لیے السی کے لڈو، باداموں اور گڑ کا حلوہ اور جانے کیا کیا بنا کر بھیجا تھا۔ بچپن سے لے کر اب تک وہ محبتوں کے معاملے میں بڑی خوش نصیب ثابت ہوئی تھی۔ داجی، ماما، لالا، تایا، تائی، اور اس نے سنا تھا کہ شیر زبان سے رشتہ طے ہونے میں بھی اس کی پسند شامل ہے۔ وہ بہت کم گو اور روایتی پٹھانوں جیسا ہی تھا۔ اس نے سلام دعا کے علاوہ کبھی اس سے کوئی بات نہیں کی تھی۔ لاہور میں سب اچھا تھا، یہاں کے لوگ بہت ملنسار تھے، مگر اسے کبھی کبھی پہاڑوں کے درمیان سبز بیلوں سے ڈھکا اپنا گھر یاد آتا تھا۔ اس کے کمرے کی پچھلی طرف جو کھڑکی کھلتی تھی وہاں آلوچی اور خوبانی کے باغات تھے۔ سیزن میں ان درختوں پر سفید اور سرخ پھولوں کی چادر بچھ جاتی تھی، ہوا کے جھونکوں کے ساتھ آتی کھٹی میٹھی خوشبو سے بہت پسند تھی۔ وہ اکثر کھڑکی کے پاس کھڑی اس مہک کو اپنے اندر اتارتی۔ مردان میں روز روز موسم بھیگ جاتا، بادل ٹولیوں کی صورت میں ہوا سے اٹکیلیاں کرتے، میرب کی ہتھیلیوں کو گیلا کرتی
पानी की बूंदें, तो फिर खुशी अंदर तक अपना रास्ता बना लेती थी। यूनिवर्सिटी में एक दो लड़कियों से इसकी दोस्ती भी हो गई थी। ज़रिश भी इनमें से एक थी। इसने तो खुद इसकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया था। इसका निकाह हो चुका था, अच्छी लड़की थी, सो मीरब ने इसकी दोस्ती कबूल कर ली। पढ़ाई के दौरान बाकी सब तो ठीक था, मगर जाने क्यों मीरब को लगता वो जहाँ जाती है कोई बड़ी खामोशी के साथ इसका पीछा करता है, और वो आंखें जो हमा वक्त इसे देखती रहती हैं, ये हकीकत थी या वहम, मीरब ने ज़्यादा तवज्जो नहीं दी, क्योंकि वो यहाँ जिस मकसद के लिए आई थी वो बखूबी पूरा हो रहा था। अस्सलाम वालेकुम। वो और ज़रनिश लान में बैठी किसी टॉपिक पर डिस्कस कर रही थी। कल ही इन्हें नया प्रोजेक्ट रेडी करके देना था। मोहित चला आया। ज़रिश का ये देवर अक्सर चला आता। मीरब इसकी मौजूदगी में कुछ अनईजी फील करती थी, और ज़रिश भी हर वक्त अपने देवर मोहित रज़ा के कसीदे पढ़ती रहती थी। वैसे तो मोहित की पर्सनालिटी शानदार थी, एकेडमिक रिकॉर्ड भी ज़बरदस्त था, मगर इसको इन बातों से कोई सरोकार नहीं था, इसलिए वो एक्सक्यूज़ करती वहाँ से उठ खड़ी हुई। ज़रिश, तुमने इससे बात की? मोहित ने इसके जाते ही पूछा। वो चौकड़ी मारकर वहीं बैठ गया जहाँ से कुछ देर पहले मीरब उठकर गई थी। मोहित, वो अपने बारे में ज़्यादा बात करना पसंद नहीं करती, इसलिए मुझे हिम्मत नहीं होती कि मैं इससे ये बात करती। वो बहुत ज़्यादा हसास लड़की है। मुझे इसके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है जो मैं तुम्हें दे सकूँ, मगर इतना इसने बताया है कि यहाँ आकर पढ़ने की इजाज़त बहुत मुश्किलों से मिली है, इसलिए वो पढ़ने के अलावा तो कुछ सोच सकती ही नहीं, और ना इसे इसकी इजाज़त है। ज़रिश ने संजीदगी से इसे बताते हुए कहा। यानी आपसे तो कुछ होगा नहीं। खुद तो आप निकाह करवाकर अपनी मोहब्बत के मंतकी अंजाम तक पहुंच गई। किसी बेकरार और दुखी दिल का दर्द आप क्या जाने। मैं खुद ही कुछ करता हूँ। ओके, बाय। और हाँ, भाई ने मैसेज दिया है कि 10 दिन बाद एक अच्छे से डिनर के लिए तैयार रहिएगा। वो ज़रिश के सर पर हल्की सी चिपत लगाता उठ खड़ा हुआ। वो उम्र में इससे चंद एक साल छोटी ही थी। वो बूढ़ में होता तो इसे भाभी जान कहता, वरना ज़्यादातर वो इसे छोटी बहनों की तरह ट्रीट करता था। मोहित, 10 दिन बाद तुम्हारे लिए भी एक टेबल बुक करवा लें? ज़रिश ने इसे छेड़ते हुए कहा। आई होप सो, वो सोचते हुए मुस्कुराया। और हाँ, बेस्ट ऑफ लक, और ज़रा संभल कर, वो गुस्से की भी बहुत तेज़ है। वो मुस्कुराता चला गया। 13 फरवरी 2002 जुमा। काश इसे मालूम हो अदम, वो हमें ज़िंदगी से प्यारा है। रात के इस पहर जब तारे भी चांद के गिर्द रक्स कर करके थक चुके थे, कोई था नींद जिसकी आंखों से रूठी हुई थी। वजह वो मोहब्बत का ख्वाब था जो इसने देखने की भूल कर ली थी। मोहित रज़ा ने सोच लिया था कि कल वो मीरब से ज़रूर बात करेगा। इसकी मोहब्बत इतनी शदीद तर थी कि वो इसमें ना रसाई लफ्ज़ की कोई चीज़ कबूल नहीं कर सकता था। इसे लगता था कि इससे पहले इससे बात तो करनी चाहिए, फिर अगला लाया अमल इसके जवाब की सूरत में तय कर लिया जाएगा। और इसे अपनी ज़ात पर इतना ज़म तो था कि वो कम अज़ कम इससे बात करने और इसकी बात सुनने से इनकारी नहीं होगी। फिर 14 फरवरी भी आई, आकर गुजर गई। वो मीरब से बात करने की हिम्मत खुद में पैदा नहीं कर पाया था। मोहब्बत के इस तरीके से बीच में छोड़े का डर आ जाता था। अगर इसने इनकार कर दिया, इससे आगे वो कुछ सोच ही नहीं पाता था। 6 महीने का अर्सा गुजर गया, पहले सेमेस्टर हो गए और अब चंद दिन में छुट्टियां होने वाली थी। आखिर मोहित रज़ा ने ठान ली कि आज वो बात करके ही रहेगा, और इसे ढूंढता ढूंढता सफेदे के दरख्त तक आन पहुंचा, जिसने नीचे बैठकर वो अक्सर अपनी असाइनमेंट बनाया करती थी। एक्सक्यूज़ मी मिस मीरब, क्या मैं यहाँ चंद मिनट के लिए बैठ सकता हूँ? आज ज़रिश यूनिवर्सिटी नहीं आई थी, वो अकेली बैठी नोट्स रीडिंग कर रही थी। जब मोहित रज़ा इसके सर पर आन खड़ा हुआ था, मीरब ने सर उठाकर हैरत से इस लंबे चौड़े शख्स को देखा। इसके बारे में इसके दिल में एक अच्छा तासर था। इसने इसे हमेशा औरत की इज्जत करते देखा था। मुझे ये सब पसंद नहीं है, मगर आप ज़रिश के रिश्तेदार हैं, इसलिए आप चंद मिनट के लिए यहाँ बैठ सकते हैं और वो बात भी कर सकते हैं जो आप करने आए हैं। इतने अरसे के बाद इसे एहसास तो हो गया था कि इसे हमा वक्त हसार में लिए रखने वाली 2 आंखें किसकी हैं। इसने बहुत एतमाद और कुछ रूखे लहजे में से बैठने की इजाज़त दे डाली थी। चंद लम्हे खामोशी की नज़र हो गए। मोहित रज़ा को समझ नहीं आ रहा था कि वो अपने इश्क की दास्तान कहाँ से शुरू करे। वो दरअसल मिस मीरब, मैं आपको ये बिल्कुल नहीं बताऊंगा कि जिस दिन से मैंने आपको देखा है, मेरी हर रात का ख्वाब आपकी याद से जुड़ा है। मुझे लगता है कि आपके बगैर मेरी ज़ात नामुकम्मल है, इसलिए मैं खुद को मुकम्मल करना चाहता हूँ। मैं मोहब्बत में बातों और मुलाकातों का कायल नहीं हूँ। सो आई प्रपोज यू। आप अपना एड्रेस दे दें, मैं मम्मा और पापा को आपके घर भेजना चाहता हूँ।
मोइज़ रज़ा ने चंद मिनटों में बड़ी आसानी से अपना हाल दिल सुना दिया और अब वो बिल्कुल मुतमईन सा इसके जवाब का मुंतज़र था। मीरब के सामने मोइज़ रज़ा सर से पैर तक इंतज़ार ओढ़े बैठा था, जिसका एक अलमे दीवाना था। इसकी आंखों की चमक ये गवाही दे रही थी कि इसका हुरूफ सच्चा है। चंद लम्हों तक इसने खुद को समेटा। मोइज़ रज़ा ने इससे क्या कहा और अब इसे क्या कहना था, ये सोचा और इसने मुखातब हुई। मोइज़ रज़ा साहब, शायद आपको पता हो कि मैं मर्दान से ताल्लुक़ रखती हूँ। मैं अपने कबीले की वाहिद लड़की हूँ जिसने रवायात और रस्मों की बुलंद व बाला दीवारों को फलांग कर यहाँ एडमिशन लिया है। मेरा आज तक उठाया हुआ कोई भी गलत कदम मेरी आइंदा आने वाली नस्लों के लिए वो सब दरवाजे बंद कर देगा जिन्हें मैंने बड़ी मुश्किल से खोला है। आपको पता है मोहित साहब, मेरी माँ को पढ़ने का बहुत शौक था और वो जब 5वीं में पढ़ती थी तो मेरे दादी की छोटी फूफो स्कूल से भाग गई थी और फिर नाना ने अम्मा को भी स्कूल से उठवा लिया और फिर 30 सालों तक ये फैसला नहीं बदला। हालांकि हमारे ख़ानदान के लड़के आला तालीम के लिए बैरून मुल्क भी जाते हैं। मेरी माँ ने अपना फटा हुआ बस्ता और अपनी बोसीदा सी किताबें अभी तक संभाल कर रखी हुई हैं। उन्होंने आते हुए इतना ही कहा था, मीरब, खुदारा मोहब्बत ना करना कि कल कोई तुम्हारा रिश्ता लेकर यहाँ तक ना आए और हमारे कबीले के मर्दों को ये कहने का मौका मिले कि जो लड़कियाँ आला तालीम हासिल करती हैं वो यही सब कुछ करती हैं वहाँ जाकर। मैं अपनी माँ की बोसीदा किताबों में रखी उम्मीदों की तितली के पर मसल कर अपनी उंगलियों की पोरों को रंगीन नहीं कर सकती। मगर मीरब, तुम कोई गलत कदम तो नहीं उठा रही। मैं बाइज्जत तरीके से तुम्हें सारी दुनिया के सामने लेने आना चाहता हूँ और मुझे यकीन है कि तुम्हारे दादी जब पापा से मिलेंगे तुम्हारी फैमिली बैकग्राउंड, मेरी नेक नामी, हमारा बिजनेस, ये सब बातें उन्हें ज़ात पात और फरसुदा सोचों के दायरे से बाहर निकाल देंगी। प्लीज़ मीरब, तुम सिर्फ कबीले की सोच की खातिर मेरी मोहब्बत को कुर्बान नहीं कर सकती। मोइज़ रज़ा को लग रहा था कि सब कुछ इतना ही आसान है जितना वो समझ रहा है। इसे लगता था मोहब्बत वो कुंजी है जो हर ताले को खोलती चली जाएगी, मगर वो नहीं जानता था कि ज़िंदगी की बिसात पर मोहब्बत के मोहरे के हाथों इसे मात होने वाली है। मोइज़ रज़ा साहब, मेरे दादी चाहकर भी ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि मेरी मंगनी अपने तायाजाद के साथ हो चुकी है और हमारे यहाँ मंग नहीं छोड़ी जाती, ना जिंदा ना मुर्दा। इसलिए आई एम रियली वेरी सॉरी। आप बहुत अच्छे हैं और मुझे यकीन है कि आपके लिए कातबे तकदीर ने कहीं कोई बहुत अच्छी लड़की लिख रखी होगी। मोइज़ रज़ा ने सर उठाकर देखा। इसकी करंची आंखों में यकदम कांच से चुप गए थे। इसने धुंधली आंखों से इसे अपना बैग और फाइल समेट कर उठते हुए देखा। इसे लगा इसका मोहब्बत का महल धड़ाम से फर्श पर आ गिरा है। मीरब, इसकी पुकार में जाने क्या था? हसरत, मोहब्बत, दीवानगी या फिर उदासी? वो एक लम्हे को रुकी। मोहित साहब, आपके और मेरे रास्ते दो अलग मंजिलों की तरफ जाते हैं, इसलिए प्लीज़ आइंदा मुझे मत पुकारिएगा। ये मेरी आपको लास्ट वार्निंग है। इसने सख्ती से तंबीह की। वो जाने को पलट चुकी थी। चंद कदम ही चली होगी कि मोहित इसके आगे आन खड़ा हुआ। मेरा हर रास्ता तुमसे शुरू होकर तुम ही पर ख़त्म हो जाता है और मैं जानता हूँ मेरी मोहब्बत तुम्हारी आंखों और दिल में बसी संगलाख चट्टानों को अबूर करके इस रवश तक जा पहुँचेगी जहाँ सिर्फ फूल ही फूल हैं। और जिस दिन ऐसा हुआ मैं तुम्हारे दादी के सामने जा खड़ा हूँगा। और फिर वो रुका नहीं, लंबे लंबे डग भरता यूनिवर्सिटी के गेट से बाहर निकल गया। सेमेस्टर के बाद छुट्टियाँ हो गईं और वो वापस मर्दान चली गई। दादी, माँ और अपना घर, सब चीज़ों ने मिलकर उसका ध्यान बटा दिया था। दादी, माँ और ताया जी आजकल इन्हीं बातों में मसरूफ़ थे कि ये आज घर आई हुई है और क्या क्या इसकी खिदमत की जाए। बकौल इनके वहाँ रहकर तो हॉस्टल के खाने खाकर हमारी बेटी कितनी कमज़ोर हो गई थी। फिर छुट्टियों के दिन भी पूरे हो गए। 2 महीने कब गुजरे पता ही नहीं चला। कभी कभार ज़रीश से बात हो जाती थी। वो मोइज़ रज़ा का जिक्र करना चाहती तो वो बात बदल कर फ़ोन रखती थी। आज वो वापस लाहौर जा रही थी। दादी और माँ बहुत उदास थे। लाला तो पहले ही तालीम के सिलसिले में बैरून मुल्क गए हुए थे और अब वो परदेसी हो गई थी। दादी से खुद छोड़कर गए थे। दिन के 11 बज रहे थे, इसलिए वो यूनिवर्सिटी नहीं गई। इसका सर वैसे ही कुछ भारी हो रहा था। वो अपने कमरे में कुर्सी पर बैठी कब से छत को घूरे जा रही थी। टेबल पर रखा कॉफ़ी का मग भी इसकी तवज्जो के इंतज़ार में पड़ा ठंडा हो चुका था। इतने में मोबाइल पर मैसेज आया। अनजान नंबर था। इसने ओपन किया। तेरे मशवरे के खलूस पे मुझे तर्क इश्क कबूल है, मगर याद रखना हम नशी मेरी ज़िंदगी का सवाल है। सिर्फ़ और सिर्फ तुम्हारा मोइज़ रज़ा। इसने इसी वक्त ज़रिश को फ़ोन मिलाया। वो इससे खूब लड़ी थी कि इसने मोइज़ रज़ा को इसका सेल नंबर क्यों दिया है।
اور ویسے بھی آج کل اس کا دل ساری دنیا سے ہی ناراض رہنا چاہتا تھا۔ جانے کیوں اور کیا تھا؟ وہ جاننے، ماننے اور نہ ماننے کی غلام گردش کے بیچ گھوم رہی تھی۔ پورے 3 دن بعد وہ یونیورسٹی گئی تھی۔ زرش نے اس سے سوری کی تھی اور وہ مان بھی گئی تھی۔ سارا دن بہت مصروف گزرا۔ 3 دن کا کام مکمل کرتے کرتے اس سے کافی دیر ہو گئی۔ زرش پہلے ہی جا چکی تھی۔ اس نے بھی اپنا بیگ سمیٹا اور باہر کی طرف چل دی۔ سڑک کے کنارے کھڑے ہو کر وہ پوائنٹ کا انتظار کرنے لگی۔ اچانک ایک کاہی کلر کی پراڈو اس کے سامنے آ کر رکی۔ فرنٹ ڈور سے اتر کر محیط رضا اس کے سامنے آن کھڑا ہوا۔ بڑی ہوئی داڑھی، ملگجا سا شلوار قمیض، گلے میں پڑی براؤن شال، اجڑا سا۔ ایک لمحے کے لیے پہچان ہی نہ پائی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ وہی شخص ہے جو گزشتہ 2 سال سے ویل ڈریسڈ مین آف دا ایئر کا ایوارڈ جیت رہا تھا۔ میرو، تم ایک بار اپنے فیصلے پر نظر ثانی تو کرو۔ پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ، میں تمہارے بغیر نہیں جی سکتا۔ لہجے میں بے بسی کا عنصر نمایاں تھا۔ تمہاری کزن سے تمہاری منگنی میں تمہاری رضا شامل نہیں ہے۔ وہ کسی سے بھی شادی کر لے گا۔ میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکوں گا۔ تم ایک بار مجھے اپنے داجی سے ملنے کی اجازت دے دو، میں انہیں منا لوں گا۔ میں انہیں بتاؤں گا کہ میں تمہیں بہت خوش رکھوں گا۔ ایک کلاس میں التجا کا عکس نمایاں تھا۔ اوہو، وہ دیکھو اس سال کے نئے اور ہٹ مجنو اور لیلا۔ واو، واٹ اے کپل۔ پاس سے گزرنے والے لڑکوں نے انہیں دیکھ کر جملہ اچھالا۔ محیط رضا غصے سے بھرا ان کی طرف لپکا تو میرب نے روک لیا۔ محیط رضا، کس کو روکیں گے؟ جب آپ خود میری راہ روک کر اپنی محبت کے پوسٹر لگائیں گے تو لوگ تو باتیں کریں گے۔ آپ نے مجھ سے محبت کر کے مجھ پر کوئی احسان نہیں کیا جس کا ڈھنڈورا پیٹ رہے ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں چند گھسے پٹے جملے بول کر آپ مجھے امپریس کر لیں گے؟ کوئی کسی کے لیے نہیں مرتا، اس لیے برائے مہربانی آئندہ میرے راستے میں آنے کی کوشش مت کیجیے گا۔ آئی ایم ناٹ انٹرسٹڈ۔ پوائنٹ آ چکا تھا۔ وہ جلدی سے اس میں سوار ہو کر اس نے پلٹ کر نہیں دیکھا کہ محیط رضا کھڑا ہے یا واپسی کے راستے کی طرف پلٹ گیا ہے۔ تم خود کو کیا سمجھتی ہو؟ تم بہت حسین ہو، تم جیسا دنیا میں کوئی اور نہیں۔ کتنی آسانی سے تم نے ایک بے لوث شخص کی محبت کا مذاق اڑایا۔ تمہیں اپنی روایات، اپنی آنے والی نسلوں کا مستقبل بہت عزیز ہے۔ اگر واسطہ نہیں تو اس معصوم شخص کی محبت سے جو تمہاری خاطر موت اور زندگی کی دہلیز پر کھڑا ہے۔ تم بہت خود غرض ہو میرب خان افندی۔ ایک بات یاد رکھنا، اگر اسے کچھ ہو گیا تو تم خود کو کبھی معاف نہیں کر پاؤ گی۔ تم نے ہی کہا تھا نا کہ کوئی کسی کے لیے نہیں مرتا، تو جاؤ دیکھو، اس نے تمہاری خاطر موت کو گلے لگا لیا تھا۔ وہ تو خدا کا شکر ہوا کہ محب کسی کام سے اس کے کمرے میں گئے اور انہیں پتہ چل گیا کہ محیط نے نیند کی گولیاں کھا لی ہیں۔ بر وقت طبی امداد سے ان کی جان تو بچ گئی، مگر اب بھی وہ نیم بے ہوشی میں صرف ایک ہی نام پکار رہا ہے، اور مجھے بتانے کی ضرورت تو نہیں ہوگی کہ وہ کس کا نام ہے۔ وہ ابھی ہاسٹل آ کر بستر پر لیٹی ہی تھی۔ اس نے ابھی تک کھانا بھی نہیں کھایا تھا کہ دھاڑ سے دروازہ کھلا اور زرش آ کر اس پر برسنے لگی۔ پھر نہ چاہتے ہوئے بھی جانے کیوں وہ زرش کے ساتھ محیط رضا کے گھر چلی دی۔ اس نے اس کے گھر میں قدم رکھا تو اسے لگا گھر کا ہر کونا اس کی چاپ سے مانوس ہے، اس کے نام اور نقش سے آشنا ہے۔ محیط کی مما سب کچھ جانتے ہوئے بھی بڑے پیار سے ملی اور پھر زرش اسے محیط کے کمرے میں لے گئی۔ بستر پر بے ہوشی کی حالت میں لیٹا ہوا شخص اس کا کچھ بھی نہیں تھا، لیکن اس کی خاطر اپنی جان جیسے متال اٹھا کر بیٹھا تھا۔ 2 آنسو اس کی آنکھوں سے ٹپکے اور کس سے اسکارف میں جذب ہو گئے۔ میرب پلیز، میں تمہارے بغیر جی نہیں سکتا۔ محیط رضا کا کہا ہوا جملہ اس کے کانوں سے ٹکرایا۔ یکدم اسے لگا محیط رضا بھی اٹھے گا اور اس کا ہاتھ تھام کر اسے ہمیشہ کے لیے روک لے گا۔ ایک لمحے کے لیے آنکھوں کے سامنے سے داجی، ماں اور شیرزوان کے چہرے گزرے۔ وہ دوڑتی ہوئی کمرے اور پھر گھر سے باہر نکل آئی۔ زرش اسے آوازیں دیتی رہے گی، مگر اب اسے کسی آواز پر نہیں پلٹنا تھا، ورنہ وہ شاید پتھر کی ہو جاتی۔ محیط کی طبیعت اب کافی حد تک سنبھل چکی تھی۔ وہ اسے زرش کی زبانی معلوم ہو چکا تھا کہ وہ دشمن جائیں سے دیکھنے آئی تھی۔ وہ اسی سرخوشی کے عالم میں دن گن رہا تھا کہ کب ڈاکٹر اسے بیڈ ریسٹ سے آزادی دیں اور وہ ان سخت چٹانوں کے اس پار پھولوں کی روش تک جا پہنچے۔ وہ کول زرش کے اس کی آنکھوں سے بہنے والے آنسوؤں نے ہر کفل کھول دیا تھا۔ بس اب دستک دینے کی دیر تھی، تو پھر ہر درد دوا ہو جاتا۔ السلام علیکم دیور جی۔ وہ یہ سب کچھ سوچ سوچ کر مسکرا رہا تھا۔ زرش کمرے میں داخل ہوئی۔ اس کے ہاتھ میں سرخ گلابوں کا ایک بوکے بھی تھا۔ لگتا ہے ڈاکٹر کی دوائی سے زیادہ میری دی ہوئی اطلاع نے تمہاری صحت پر اچھے اثرات ڈالے ہیں، اور اب جو میرے پاس تمہیں دینے کے لیے ہے، اس کے بعد تو تمہیں ڈاکٹر کی بھی ضرورت نہیں رہے گی۔ ارے بھابھی جی، اپنے دیور کو دعا دیجیے کہ اس کی وجہ سے آپ کے یہاں انٹری اور روز روز دیدار یار کی حسرت پوری ہو گئی اور آپ یہ پھولوں کا
सुर्ख गुलदस्ता कल कमरे में ले आई हैं। आज 14 फरवरी है, मोहब्बत का दिन, इसलिए आप ये इन्हें दे आइए जिनके लिए लाई हैं। मुझ गरीब का तो सिर्फ बहाना है। हमारा क्या है, हम तो दुआओं से भी बहल जाएंगे। और अच्छा हुआ आप आ गई। मैं सोच रहा था कि छुप छुपा कर आज शाम मीरब से मिल आऊं और डॉक्टर अंकल को आप और भैया संभाल लेना। वो बोलता ही जा रहा था, वैसे जनाब ये बुके मैं नहीं लाई, ये किसी ने आपके लिए भेजा है, और साथ में प्यार में मोहब्बत भी शायद, मगर इतनी आसानी से आपको ये सब नहीं मिलेगा। पहले तुम वादा करो कि तुम हमें पीसी में एक शानदार डिनर दोगे। जरिश ने हाथ में थमा बुके और सफेद लफाफा लहराया। मुईद फट से बिस्तर से उठ बैठा। अरे भाभी जान, आप डिनर की बात करती हैं? आप मेरे लिए जो खुशी लाई हैं इसके सदके बोलें तो पूरा पीसी आपके नाम करवा दूं। वो इसके पास आकर बोला, मगर सारा ध्यान जरिश के हाथों की तरफ ही था। अच्छा तुम बैठो तो सही, दे रही हूँ और जा भी रही हूँ ताकि तुम तन्हाई में सुकून से पढ़ सको। जरिश इसे बिठाकर इसके सरहाने बुके रखकर और इसे लिफाफा थमाकर कमरे से बाहर निकल गई। दादी मुझे आकर ले जाएं, वो बस फोन पर इतना ही कह सकी थी। क्यों बेटा जी, खैरियत तो है? अभी तो तुम्हारे पेपर्स होने में थोड़े ही दिन बचे हैं। दादी मेरा दिल यहाँ नहीं लगता और बस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने और आपकी इजाज़त का शौक था, वो पूरा कर लिया और फिर इतना पढ़कर क्या करूँगी। नौकरी तो आपका हिटलर भतीजा करने नहीं देगा। अपनों से अपना आप छुपाना किस कदर मुश्किल था, इसका अंदाज़ा रिसीवर थामे मीरब को बखूबी हो रहा था। आज जैसे तुम्हारी मर्जी, थोड़े दिन हमारे पास रह लेना, फिर वापस चली जाना, तुम्हारा दिल बहल जाएगा। और रही बात मेरे भतीजे की, तो बेटा वो दिल का बहुत अच्छा है, बस इसका मजाज जरा मुख्तलिफ है। मुझे उम्मीद है वह तुम्हें बहुत खुश रखेगा। वो इतने बुके हाथों में लेकर इसकी महक को अपने अंदर उतारा। बेताबी से लिफाफा चाक करके इसने अंदर रखा हुआ खत निकाला और दिल की आंखों से पढ़ने लगा। मुईद रजा साहब, जिंदगी इतनी अर्जा चीज़ नहीं है, इसे किसी की भी खातिर दाव पर लगा दिया जाए। हमारी मोहब्बतों से ज़्यादा हमारे माँ बाप की वो मोहब्बतें मोतबर होती हैं जो वो तमाम उम्र हम पर बेदरख लुटाते हैं। इस दिन आपकी मम्मा की सुर्ख रोती और जागी आंखों को देखकर मुझे आप पर बहुत गुस्सा आया था। मोहब्बतें खुद गर्ज तो नहीं होती और सिर्फ मिलना और पा लेना ही मोहब्बतों की मिराज नहीं हुआ करता। जो मोहब्बतें इतनी मजबूत हों कि आप इनकी खातिर मौत को गले लगा लें, वो इतनी आम तो नहीं होती कि हिजर के मौसम में मुरझा जाएं। आप खुश नसीब हैं कि जिससे मोहब्बत करते हैं इसे इजहार कर सकते हैं, मगर चंद कम नसीब ऐसे भी होते हैं जो अपनी खामोश मोहब्बत को तमाम उम्र अपने मन के मज़ार में दफना कर रखते हैं। मैं जा रही हूँ, मगर अपनी मोहब्बत और मान के तहत आपको पाबंद करके जा रही हूँ कि आप कभी इस रस्तों की तरफ सफ़र नहीं करेंगे जहाँ मैं लौट रही हूँ। अपनी तालीम भी अधूरी छोड़ रही हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मैं किसी कमज़ोर लम्हे की ज़द में आ जाऊँ, क्योंकि मुझे अपने दादी और माँ का मान असहद अजीज़ है। मगर जाने से पहले एक बात ज़रूर बता कर जाऊँगी। मुझे नहीं पता आपको ये बात खुशी देगी या दुख, फिर भी बता रही हूँ। मुईद रज़ा, आपने संगलाख चट्टानों का रास्ता पार करके सुर्ख गुलाबों की रवश खोज ली है। मीरब खान अफंदी। बुके और कागज़ वहीं फेंककर वो बाहर की तरफ भागा। वो आखिरी बार सिर्फ और सिर्फ एक बार इसकी आंखों में वो दिए देखना चाहता था जो इसकी मोहब्बत से रोशन हुए थे। एक बार इस फूलों भरी रवश में कदम रखना चाहता था और सिर्फ इस एक लम्हे पर वो अपनी सारी ज़िंदगी गुजार सकता था। फुल स्पीड में गाड़ी भगाते हुए इसे खबर नहीं थी कि वो देर कर चुका है और तकदीर के फैसले इसकी स्पीड से कहीं ज़्यादा थे। मीरब अपना सारा सामान पैक कर चुकी थी। जब चौकीदार ने इसे आकर बताया कि दीदी आपको कोई लेने आया है, वो बाहर की तरफ लपकी। वो दादी से मिलने और इनकी मजबूत पनाह में छुप जाने के लिए बेताब थी, मगर गाड़ी से टेक लगाए, सीने पर बाजू बांधे सामने शेर जमान खड़ा था। इसने इसके साथ मिलकर सामान गाड़ी में रखवाया और चुपचाप गाड़ी में बैठ गई। मीरब, तुम्हें मुझे देखकर खुशी नहीं हुई? काफ़ी देर बाद शेर जमान की भारी आवाज़ ने खामोशी के पर्दे चाक किया। दरअसल दादी ने मुझे तुम्हारे ख्यालात के बारे में बताया था कि तुम मुझे हिटलर समझती हो, और साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि कभी कभी जज्बों का इजहार करना ज़रूरी हो जाता है ताकि आपकी ज़िंदगी में आने वाला इस इजहार की नरम और रेशमी डोर से चंद सुहाने ख्वाब बांध ले। मीरब ने हैरान होकर शेरजमान की तरफ देखा। इसने ज़िंदगी में पहली बार इसे इतना बोलते सुना था, और इससे बेहतर कौन जान सकता था कि कभी कभी जज्बों के इजहार से ख्वाबों की डोर रत जोगों के साथ भी बन जाती है। तुम्हें पता है मीरब, जब तुम हवेली के कच्चे आंगन में गुलाबी फ्रॉक पहने, दो पोनियां बांधे इधर से उधर भागती फिरती थी, तो तुम्हारे नन्हे नन्हे कदम मेरे दिल की दहलीज पर धरे जाते थे। जब
शावार तुम्हें मारता था तो मेरा खून खोल उठता था, और तुम्हारे इंटर के बाद जब दादी ने और बाबा ने ये फैसला किया कि तुम्हें मेरी हम सफ़र बना दिया जाएगा, तो मुझे यकीन हो गया कि हथेलियाँ फैलाए बिना दिल ही दिल में जो दुआएं मांगी जाती हैं वो भी पूरी हो जाती हैं। ये सब बातें मैंने आने वाले खूबसूरत वक्त के लिए संभाल कर रखी थी ताकि तुम्हें सरप्राइज दे सकूं, मगर अब ये भी तो साबित करना है कि दादी का भतीजा हिटलर नहीं बल्कि कई सालों से तुम्हारा खामोश चाहने वाला है। मीरब, क्या बात है, तुम बहुत कमगो हो, तुम्हें अच्छा नहीं लगा मेरा सब कुछ बताना? बोलते बोलते शेर ज़मान को एहसास हुआ कि वही बोले जा रहा है, मगर मीरब का ध्यान इसकी बातों की तरफ नहीं है। शेर ज़मान का इजहार इसे शायद बहुत अच्छा लगता, मगर अब बीच में मोहित रज़ा आ गया था। जाने कब कैसे इसे मोहित रज़ा से मोहब्बत हो गई थी। इसने तो दिल के सब कवाड़ बहुत सख्ती से बंद किए थे, मगर वो तो खुशबू के झोंके की तरह इसकी ज़िंदगी में आ गया था, जिसका रास्ता कोई दीवार रोक नहीं सकती, और वो इस शहर को हमेशा के लिए छोड़कर जा रही थी, मगर इसे पता था कि इसका वजूद खसा रसीदा पत्ते की तरह यहीं बिखरा रहेगा। गाड़ी ने बहुत सा फासला तय कर लिया। अब संगलाख पहाड़ों की चोटियों में सर उठाकर झांकना शुरू कर दिया था। वही नहीं पहाड़ों की बेटी थी जिसने अपनी रिवायतों और बुजुर्गों की मोहब्बतों के कदमों में अपनी मोहब्बत रखती थी। शेर ज़मान खामोशी से ड्राइविंग कर रहा था। इसने सीट के पीछे गर्दन टकाकर आंखें मूंद ली थी, और सफ़र अभी काफ़ी लंबा था। 14 फरवरी 2012, बरोज़े बुध। तू भी ना मिल सका हमें, उम्र भर रायगा गई, तुझसे तो खैर इश्क था, खुद से बड़े गिले रहे। वक्त साल ब साल रेत की तरह मुट्ठियों से फिसलता जा रहा था, मगर मोहब्बत के ताकचे पर धरे चिराग की लो मद्धम हो नहीं पा रही थी। मेरी रात का हर ख्वाब अब भी इसकी याद से जुड़ा है। पापा जी, मोहित रज़ा अभी चंद लाइनें नहीं लिख पाया था कि नवाल इसकी स्टडी में इन्हें आवाज़ें देती हुई दाखिल हुई। उन्होंने डायरी बंद करके कलम को इस पर चंद लम्हों के लिए रख दिया। जी बेटा जी, पापा जी, मम्मा कह रही हैं कि आप हाफ ब्रेक तक मेरे स्कूल आ जाइएगा। लंदन में कोई स्कूल्स लेवल एग्जीबिशन है और आर्ट प्रोजेक्ट के लिए मेरा नाम सेलेक्ट हुआ है। इसी सिलसिले में प्रिंसिपल ने आपसे कुछ बात करनी है। ओके बाय, अब मेरी वैन आने वाली है, डिस्टर्ब करने के लिए सॉरी। वो इसके गाल पर प्यार करती जल्दी से बाहर निकल गई। वाइट यूनिफॉर्म और मैरून स्कार्फ में वो बहुत प्यारी लग रही थी। शक्ल सूरत में तो वो अपनी माँ का ही फर्क तो थी, मगर कभी कभी मोहित को लगता है इसका कोई ना कोई अंदाज कहीं ना कहीं से मीरब से मिलता है। मोहित रज़ा ने डायरी लाकर में रखी और स्टडी से बाहर आ गए। इनका रुख किचन की तरफ था। इन्हें पता था कि वो इन्हें इस वक्त वहीं मिलेगी। जरिश, उन्होंने बर्तन तरतीब से रखती जरिश को धीरे से पुकारा। तुम्हें पता है ना कि मैंने सोशल लाइफ बिल्कुल ख़त्म कर दी है, और नवाल कह रही थी कि तुमने इससे कहा है कि मैं इसके स्कूल जल्द जाऊँ। आजकल तुम्हें पता है स्कूलों के एडमिनिस्ट्रेशन के कितने नखरे होते हैं। आई कैन नॉट हैंडल इट, तुम खुद ही चली जाना। मुझे सब मालूम है, पर मुझे आज मिसिस अहमद की तरफ किसी ज़रूरी काम से जाना है, इसलिए आपसे कहा है। नवाल की प्रिंसिपल कोई नाइस लेडी होगी, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और फिर आप अपनी लाडली बेटी के लिए इतना नहीं कर सकते, वो भी आपको देखकर खुश हो जाएगी। मोहित रज़ा स्कूल की बड़ी सी पुरशकू इमारत के बाहर खड़े थे। यहाँ इनकी बेटी नवाल 5 स्टैंडर्ड में पढ़ रही थी। एक इसकी ज़ात थी जो इन्हें दोबारा ज़िंदगी की तरफ लाई थी, वरना मोहब्बत में मात के बाद इन्हें लगता था कि ज़िंदगी जीने को इनके पास अब कुछ बाकी नहीं बचा। चौकीदार से प्रिंसिपल के ऑफिस का पूछकर वो इस तरफ चल दिए। डोर नॉक करके वो ऑफिस के अंदर दाखिल हुए तो इन्हें लगा गोया कायनात थम गई हो। सामने कुर्सी पर वो मताए जहाँ बैठी थी, जिसकी याद के नाम वो अपना एक एक पल दान करते रहे थे। वक्त ने इस पर कोई ख़ास असर नहीं डाला था। वही सुर्ख सफ़ेद चेहरा, वही स्याह स्कार्फ, वैसी ही झुकी हुई पलकें, बस एक अदद गोल्डन फ्रेम वाली चश्मे का इजाफा हो गया था। मोहित रज़ा को लगा शायद कि इनका वहम है, मगर टेबल पर रखी मीरब खानाफंदी की नेम प्लेट इन्हें यकीन दिला रही थी कि ये ख्वाब नहीं हकीकत है। दूसरी तरफ भी कुछ ऐसा ही आलम था। वो कुर्सी से उठ खड़ी हुई थी। इसके सामने मोहित रज़ा खड़ा था, वही मोहित रज़ा जिसे वो रवायात और दादी और माँ के लिए छोड़ आई थी, मगर 10 सालों में वो एक पल के लिए भी इससे जुदा नहीं हुआ था। आप, तुम, दोनों को समझ नहीं आ रहा था कि वो एक दूसरे से क्या कहें। फिर अचानक मेरे को ख्याल आया कि चंद लम्हे पहले सेक्रेटरी ने इन्हें बताया था कि नवाल के पापा मिलने आए हैं। वो एक लम्हे में ख्वाब के फंसों से लौटी, क्योंकि सामने खड़ा शख्स यूनिवर्सिटी वाला मोहित रज़ा नहीं बल्कि इसके स्कूल की होनहार स्टूडेंट नवाल रज़ा का बाप था। आइए बैठिए, मुझे नवाल के सिलसिले में आपसे कुछ बात करनी थी।
مجھے پتا نہیں تھا نوال آپ کی بیٹی ہے، بہت پیاری بچی ہے، لگتا ہے اپنی ماں پر گئی ہے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی میرب کے لہجے میں کچھ جتانے والی بات ضرور تھی۔ ہاں تم نے پہچانا نہیں، اس کے نقش اپنی ماں زرش جیسے ہی ہیں۔ اوہ آئی ایم سوری، محب بھائی کو کیا ہوا تھا؟ اس نے افسوس کرتے ہوئے کہا۔ پتہ نہیں تمہارا کیا پرابلم ہے، تم ہر کسی کو مارنے پر کیوں تلی رہتی ہو؟ پہلے تم نے مجھے جیتے جی مار ڈالا، پھر تم نے اپنی محبت کو مار ڈالا، اور اب بیچارے غریب میرے بھائی کو مارنے پر تلی ہوئی ہو۔ محب بھائی بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں اور آج کل فورن ٹور پر گئے ہوئے ہیں۔ نوال زرش اور محب بھائی کی اولاد ہے، مگر وہ بیٹی میری ہے، انہوں نے چھوٹے ہوتے ہی اسے میرے حوالے کر دیا تھا۔ شاید اس طرح میں تمہاری یادوں کے گھنے جنگلوں سے لوٹ آؤں۔ اور نوال کی محبت اس میں کافی حد تک کامیاب بھی ہوئی۔ کتنے سالوں بعد معید رضا وہی پرانی والی ٹون میں بول رہے تھے، ورنہ تو انہوں نے بولنا ہی چھوڑ دیا تھا۔ میرب نے معید رضا کی طرف دیکھا، ان کی کرنچی آنکھوں میں آج بھی محبت کی تحریر اپنے پرانے نقش کی طرح قائم دائم تھی۔ زرش مجھے بتا رہی تھی کہ لندن میں کوئی ایگزیبیشن ہو رہی ہے، مگر نوال تو ابھی کافی چھوٹی ہے۔ انہوں نے بات کا آغاز کیا۔ ایکسکیوز می میرب، تم ابھی تک فارغ نہیں ہوئی؟ اب چلو بھی، تمہیں پتہ ہے ہمیشہ کی طرح آج بھی تمہاری ہی پسند کا گفٹ لینا ہے۔ تم جلدی سے نیچے آؤ، میں گاڑی میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ ابھی بات درمیان میں ہی تھی کہ بلیک 3 پیس میں ایک بہت ہی خوبصورت مردانہ وجاہت کا نمونہ اندر داخل ہوا، اور جتنی تیزی سے آیا تھا اتنی تیزی سے واپس بھی لوٹ گیا۔ مس میرب، آپ ابھی بھی بے شک جانیے، میں بھی آ جاؤں گا۔ نیچے شیرزمان آپ کا انتظار کر رہا ہے۔ آج کے دن آپ کو آفس سے زیادہ اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ ویسے بندہ ایسا ہے کہ اس کے لیے بہت کچھ چھوڑا جا سکے۔ نہ چاہتے بھی معید کے لہجے میں طنز آ گیا۔ مسٹر معید رضا، آپ کی خود سے مفروضے لگانے والی عادت آج تک نہیں گئی۔ یہ شیرزمان نہیں، میرے لالا شوار ہیں، اور وہ اپنی بیگم جو میری کزن اور دوست ہے اس کے لیے تحفہ پسند کروانا چاہتے ہیں، اور میں ہی ہمیشہ پسند کرتی ہوں۔ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر وضاحت کر دی اس نے۔ جب میں سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر لاہور گئی تھی تو بڑی مشکلوں سے میں نے سب کو سمجھایا کہ میں نے پڑھائی اپنی مرضی سے چھوڑی ہے، اور پھر داجی نے میری اور شیرزمان کی شادی کی تاریخ طے کر دی کہ تایا اور تائی تو اس گھڑی کے کب سے منتظر تھے، اور خود یہ شیرزمان بھی۔ اور پھر جس دن میرا مائیوں تھا، میں زرد جوڑا پہنے ہاتھوں میں شیرزمان کے نام کی مہندی لگائے بیٹھی تھی، تو زمینوں سے آتے ہوئے شیرزمان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ اس کی گاڑی کھائی میں جا گری۔ میں نے کبھی اس کے لیے بد دعا نہیں کی تھی، اس کا تو کوئی قصور نہیں تھا، وہ تو اپنے جذبوں میں سچا تھا، مگر شاید کاتب تقدیر کے یہاں اس کا اتنا ہی وقت لکھا تھا۔ اور پھر پہلی بار مجھے اپنے رواجوں پر پیار آیا۔ ہمارے رواجوں کے مطابق کسی کے نام کی منگ اس کے مرنے کے بعد بھی کسی اور سے شادی نہیں کر سکتی تھی۔ اس طرح کم از کم میرے وجود، میرے دل، میری محبت کو بانٹنے کی نوبت نہیں آئی۔ پھر میں نے پرائیویٹ اپنی تعلیم کا سلسلہ دوبارہ جوڑا، پہلے MA اور پھر MPhil کیا۔ پچھلے سال لالا کی پوسٹنگ لاہور ہوئی تو ان کے ساتھ یہاں آنا پڑا۔ ماں تو اب ہم میں نہیں رہی، مگر داجی ہیں، مگر زیادہ چل نہیں سکتے، بس ان کی خدمت کرتے وقت گزر جاتا ہے۔ وہ اب بھی مجھے کہتے ہیں کہ میرب وہ کون تھا، وہ جس کے لیے تم اپنی تعلیم ادھوری چھوڑ آئی، مجھے ملواؤ، آج سے 10 سال پہلے تم نے روایتوں کی مان پر اپنی محبت قربان کر دی تھی، اور آج میں تمہاری خوشی کے لیے رواج قربان کرنے کو بخوشی تیار ہوں، مگر دل ہی نہیں مانا۔ میرب بھی شاید بڑے عرصے کے بعد اتنا بولی تھی۔ اچھا چلتی ہوں، لالا نیچے میرا انتظار کر رہے ہوں گے۔ وہ بیگ اٹھا کر جانے کے لیے تیار ہوئی تو معید رضا نے پکار لیا، میرب، انتظار تو میں نے بھی تمہارا بہت کیا، کیا اب بھی تم مجھے سرخ گلابوں کی روش میں قدم رکھنے کی اجازت نہیں دو گی؟ اگر تم کو ہو تو میں شام کو داجی سے ملنے آ جاؤں۔ لہجے میں وہی حسرت، التجا اور محبت تھی، اور اب کی بار وہ انہیں خالی ہاتھ لوٹانا نہیں چاہتی تھی کہ ان کے بغیر اس کے پاس بھی تو کچھ باقی نہیں بچا تھا۔ معید، آپ شام کو داجی سے ملنے آ جائیے گا، میں آپ کا انتظار کروں گی۔ وہ مسکراتے ہوئے اتنا کہہ کر باہر نکل گئی، اور معید رضا کو لگا آج محبت کے دن ان کی محبت اور وہ دونوں سرخرو ہو گئے ہیں، اور آنے والا وقت بڑا روشن اور خوبصورت ہوگا۔ یقیناً آپ کو کہانی پسند آئی ہوگی، اور اگر کہانی پسند آئے تو لازماً لائک کیجیے گا۔